कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम इक्विटी डेरिवेटिव्स NISM सीरीज 8 के चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को समझेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रेगुलेशंस इन ट्रेडिंग, फिर रेगुलेशन इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क, इसके बाद मैनेजमेंट एंड लास्ट में हम कवर करेंगे मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता कमिटी एंड मेजर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर JR वर्मा कमिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से। तो द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, also known as SICRA, is an act of the Parliament of India enacted to prevent undesirable exchanges in securities and to control the working of stock exchange in India. The act aims to prevent undesirable transactions in securities. तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देखेंगे। इस एक्ट का एम था सिक्योरिटीज में हो रही अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन को प्रिवेंट करना। ओके, ये जो है इस एक्ट का मोटिव था। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, स्क्रिप्ट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। नॉर्मली अगर कहीं पर पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो मनी एज एन एसेट बिहेव कर रही है तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी वर्ड को इसलिए लिया गया क्योंकि ये हमें मनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलती है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसलिए सिक्योरिटी वर्ड लिया गया। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956, इसे सिक्रा एक्ट भी कहते हैं। तो ये सिक्रा एक्ट क्या है? तो ये लॉ सिर्फ सिक्योरिटीज पे लागू होता है। ये जो सिक्रा एक्ट था 1956 का, ये सिक्योरिटीज पे लागू होता है सिर्फ। इंडिया में जितनी भी सिक्योरिटीज है और जितनी भी सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट है उन पे लागू होता है। सिक्रा का मेन वर्क है सिक्योरिटीज से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस जो अनडिजायरेबल है उस सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना। ये सिक्रा का काम है, यानी मेन वर्क है। ये लॉ दो चीजों पे लागू होती है, एक है सिक्योरिटीज एंड दूसरी है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट पे, जहां वो बनते हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट ये गवर्नमेंट, RBI, लोकल अथॉरिटी, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई कॉरपोरेशन जिसे एक स्पेशल लॉ के लिए बनाया गया हो, इन सब पे ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होती है। तो ये था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब हम इसी एक्ट के अंदर देखेंगे कि इसी एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि इस एक्ट ने डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज, तो फर्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट which derives its value from the prices or index of prices of underlying securities। यानी जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी प्राइस एंड इंडेक्स की प्राइस ये उसके अंडरलाइंग सिक्योरिटी से डिराइव्ड होती है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव्स। यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसकी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है, जैसे कि गोल्ड, मेटल, सिल्वर, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। ये सारी जो है
कमोडिटीज़ होती है, डेरिवेटिव कमोडिटीज़ है। और इसकी प्राइस कौन डिसाइड करती है? इसकी प्राइस जो है डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेक्शन 18A प्रोवाइड्स दैट notwithstanding anything contained in any other law of the time being in force, contract in derivative shall be legal and valid if such contracts are। तो डेरिवेटिव सेगमेंट को लीगली सेक्शन 18A के तहत जो है डेरिवेटिव सेगमेंट को वैलिड कहा गया, और वो भी तभी जब डेरिवेटिव्स का किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा हो। ओके, और अगर ये देखिए जैसे सेक्शन 18(8) में अगर ये वैलिड होगा, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर, अगर उसके अंदर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक होगा, स्टॉक एक्सचेंज होगा, सेटल्ड ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड बाय लॉज ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी कि अगर किसी रिकॉग्नाइज कॉरपोरेशन के थ्रू जो है क्लियरिंग हो रही है, तभी उस डेरिवेटिव को